अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी, पेज नंबर 250 एंड टॉपिक है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कैसे कहते हैं? जो पॉसिबल, जो नहीं हो सकता। सपोज अगर हम कहें रात को 10 बजे पाकिस्तान में सूरज निकला हुआ है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ज़रा इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। कह रहे इफ फाई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो। तो ज़रा इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। अब ये इसको प्रूफ कैसे कर रहा है? कह रहा है फाई एंड एस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यानी कि इन दोनों का अगर हम यूनियन लें, फाई का और सैंपल स्पेस का, तो जाहिर है कि सैंपल स्पेस ही आएगा। जब हम यूनियन लेते हैं तो जो बड़ा सेट होता है उसी के इक्वल आता है, तो सैंपल स्पेस में सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब जब हम दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी जब हम एक साइड पे अप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड पे भी अप्लाई करेंगे। यूनियन हमें पता है, यूनियन का साइन प्लस में चेंज हो जाता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई अलग अलग इस पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आ गया। अब ये यूनियन जो है ना, जब इस पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है तो ये प्लस में चेंज हो जाता है। अब ये जब हम फाई इधर ही रहने दें और इस वाले प्रोबेबिलिटी ऑफ एस को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई जीरो प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल 33 में क्या कह रहा है? When two dice are rolled, find the probability of getting a total of 1 of both dice. 13 or more of both 13 or more of both dice. क्या कह रहे हैं? अगर हम दो डाइस फेंकें तो आपने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? 1 की ऑफ बोथ डाइस। तो क्या कह रहे हैं? देखिए, अब दो डाइस अगर हम फेंक रहे हैं तो हमें पता है कम से कम भी जो दोनों का आउटकम होगा 1 होगा ना। डाइस क्या होता है? जो लूडो खेलने वाला, जिसे काना भी कहते हैं, उस पर 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, पॉइंट्स लिखे होते हैं, डॉट्स बने होते हैं। तो अगर हम कहें हम दो डाइस फेंक रहे हैं तो जरा उस पर कम से कम कितना आएगा? 1। दोनों पे 1 + 1 2 हो जाएगा ना। तो 1 तो नहीं आ सकता ना, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इसी तरह कह रहे हैं 13 और मोर ऑफ बोथ डाइस। बोथ डाइस पे मैक्सिमम कितना आ सकता है? 6। एक पे भी 6 आ सकता है, ज़्यादा बड़ा नंबर, और दूसरे पे भी 6। तो 6 + 6 12 होता है, 13 तो नहीं हो सकता। तो इसलिए 13 और मोर की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 5 होगी, या वो खाली सेट है, या जीरो है। इसी चीज़ को उसने एक्सप्लेन किया हुआ। कह रहा है कि जब हम दो डाइस फेंकते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस 36 होती है, 6 × 6 36। कह रहा है अब लेट ए, हम कह रहे हैं इवेंट है टोटल ऑफ 1 ऑन 2 डाइस, के दोनों डाइस का सम जो है 1 के इक्वल हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये 5 है, एम्प्टी सेट है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 जब हम इसकी लेंगे तो हम क्या, प्रोबेबिलिटी का हमारा क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फेवरेबल इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल इवेंट तो है ही नहीं, जीरो है। 0/36, तो प्रोबेबिलिटी आंसर जीरो आ जाएगा। इसी तरह कह रहा है लेट बी, अगर दूसरे इवेंट को हम कहें टोटल ऑफ 13 और मोर ऑफ 2 डाइस, तो दो डाइस पे मैक्सिमम प्लस करें तो 12 आता है, 13 नहीं हो सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक 5 खाली सेट है, या एम्प्टी सेट है, या 5 सेट है। तो अब एन ऑफ बी, यानी नंबर इन इस नंबर ऑफ इवेंट बी कितने होंगे? जीरो। और प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर इन सैंपल पॉइंट, ये बी के पॉइंट्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के नंबर जो सैंपल पॉइंट्स हैं। तो 0/36, तो आंसर जीरो आएगा। इसी तरह बी में कह रहे हैं फॉर्म एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जोकर व्हेन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। कह रहे हैं कि हमने टोटल जो है 52 प्लेइंग कार्ड्स हमने हमारे किए हैं, और हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? जोकर की। अब देखिए यहाँ ये सोल्यूशन में क्या बता रहा है, एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड कॉन्टेन नो जोकर। कह रहे हैं कि जो कार्ड्स होते हैं टोटल 52, उसमें जोकर नहीं होता। तो इसलिए टोटल जो कार्ड जो ड्रा फिर होगा तो जीरो होगा, खाली सेट होगा, क्योंकि जब जोकर है ही नहीं 52 में तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी जीरो आएगी। तो ये अब आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। अब लॉ कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन आप मैट्रिक में पढ़ आए हैं कि कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, कि हम निकालते हैं ई कॉम्प्लीमेंट। ई का ये जो बार सा होता है इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ये हम कैसे उसमें पढ़ते थे, जब आप डेफिनेशन सेट्स की पढ़ते थे, कि सैंपल स्पेस में से हम उस सेट को माइनस कर देते हैं। पीछे भी है डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट की, आप देख सकते हैं। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ये है, पेज नंबर 228 पे डेफिनेशन है, पेज 228 पे। कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए बार और ए प्राइम और ए पावर सी, मतलब इन तीनों किसी भी तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और वो क्या होता है? इज अ पर्टिकुलर डिफरेंस, और वो डिफरेंस होता है कौन सा? एस माइनस, यानी सैंपल स्पेस में से जब हम उस सेट को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। इज दैट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ एस विच डू नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि जो एस में से ए को हम माइनस कर दें
तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। कैसे लिखे, ए कॉम्प्लीमेंट ए बार ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस माइनस ए, यानी एस में से हम माइनस कर देंगे सेट ए को, नॉट ए, इसे हम नॉट ए भी कहते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट का यही कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी पे अप्लाई जब होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी 1 टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी हासिल हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट इवेंट की। कह रहे इफ ई बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई रिलेटिव टू द सैंपल स्पेस एस, देन तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी का ये हमारा फार्मूला आएगा। अब इसको इसने एक्सप्लेन मजीद कैसे किया हुआ है देखें जी, ये कैसे इसको कर रहा है, कह रहे हैं कि ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं। इनका यूनियन अगर ले लें हम, ई और ई कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लें तो टोटल सैंपल स्पेस आ जाएगी। ज़रा ई एलिमेंट और वो एलिमेंट ई कॉम्प्लीमेंट कौन सा है जो एस में शामिल नहीं है, तो जब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, यूनियन का मतलब ये होता है इकट्ठा करना, तो ये सैंपल स्पेस एस बन जाएगी। दोनों तरफ जब हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देते हैं, फिर यहाँ पे यूनियन जो है प्लस में चेंज होता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि जब यूनियन हो और उसमें हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं तो ये एस में प्लस में चेंज होता है। ये अलग अलग हमने प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। ये फार्मूला कह लें ये कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ये ई कॉम्प्लीमेंट अगर हम इसको यहाँ रखें तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इधर रखें तो ये इधर जाके कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स नेक्स्ट जो हैं 34 और 35 एग्जांपल इसी से रिलेटेड है, ये आप देखें आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये वाला देखें, पेज 252 पे कह रहा है इफ़ E1 एंड E2 आर टू इवेंट्स, देन कह रहे हैं अगर हम अब E1 और E2 इवेंट टू इवेंट्स ले, उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे ले रहे हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट। अब ये किस्म का फार्मूला है, ये दोनों फार्मूले हैं, आप आगे अप्लाई होंगे, ये आपको आने चाहिए। तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये इसके इक्वल है। और इसी तरह ये फार्मूला अगर E1 है तो क्या दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट वाला है ये माइनस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। इधर भी इंटरसेक्शन है तो यहाँ भी इंटरसेक्शन रहेगा, ये इंटरसेक्शन इधर ही रहेगा। लेकिन यहाँ कौन सा इवेंट आएगा जो कॉम्प्लीमेंट के बगैर है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गया, और इधर कौन सा कॉम्प्लीमेंट के बगैर, तो E2 जी आ गया। ये दो फार्मूले हैं, ये आपको आने चाहिए। नेक्स्ट देखें, एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये एक रूल है, एक फार्मूला है, एक हम कह लें थ्योरम इसे कहते हैं। ये आपने 5 टाइम लिखना है, क्योंकि ये आपको प्रूफ के लिए आ सकता है। तो क्या होगा इसका, एक तो हम ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इतना सा ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, कह रहे इफ टू इवेंट्स E1 एंड E2 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये एक फार्मूला है, एक रूल है किसका, एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये इसकी स्टेटमेंट है, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। ये फार्मूला आपको ज़बानी भी आना चाहिए, ये प्रूफ आपने 5 टाइम लिखना है। आपकी यही असाइनमेंट है, यही आपका आज का काम है कि ये आपको ज़बानी आना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगी एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर आगे इसको प्रूफ करेंगे। अच्छा, अब इसने वेन डायग्राम बनाई, 2 सेट हैं, इसको हम E1 कह देते हैं, इसको E2 कह देते हैं, और इनके दरमियान जो कॉमन है हिस्सा, इसको हम E1 इंटरसेक्शन E2 कहेंगे। अब E1 इस हिस्से को हम मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं कि इस पूरे में से ये पूरा किसके इक्वल है, E1 इंटरसेक्शन E2, यानी E2 का जो हिस्सा इसमें शामिल है उसमें से ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी तरह इस वाले में जो हम E2 वाला हिस्सा है, इसमें अब कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, माइनस कौन सी होगी, E1 का कॉम्प्लीमेंट, E1 कॉम्प्लीमेंट E2। ये चीज़ जो पीछे भी हमने एक लॉ पढ़ा है, ये उसके मुताबिक हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसको ये एक एलिमेंट E1 है, ये E2 है, इन दोनों के कॉमन हिस्से को E1 इंटरसेक्शन E2 कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि E1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, और E2 को यानी E2 में से हम E1 वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, तो ये हमारा E2 ये इसके इक्वल भी हम लिख सकते हैं। फिर कह रहे हैं बाय द वेन डायग्राम द टू इवेंट्स E1 इंटरसेक्शन E2 एंड E1 इंटरसेक्शन E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड देयर यूनियन इज E1। यानी अब E1 को हम कैसे लिख सकते हैं,
E1 को हम इन दोनों का यूनियन लिख सकते हैं, ये चीज़ जो कॉमन है और ये जो चीज़ है, इसने यही लिखा हुआ है। देखें E1 किसके इक्वल लिखा हुआ है, ये वाला E1 इंटरसेक्शन E2 ये चीज़, और ये E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, इनका यूनियन। ठीक है, E1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसने क्या किया, पूरे पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी। प्रोबेबिलिटी जब अप्लाई की तो इसके बाद ये वाला जो यूनियन है ये प्लस में चेंज हो गया, बाकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमने अप्लाई कर दी। फिर इसके बाद इसने क्या किया कि जो कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा है ये इसने यहाँ इधर किया, और ये जो ये टर्म है दूसरी तरफ जाके माइनस होगी। ये हमारे पास E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। अब कह रहे हैं आल्सो बाय द वेन डायग्राम द टू इवेंट्स E1 इंटरसेक्शन E2 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड देयर यूनियन इज E1 यूनियन E2। अब ये क्या कह रहे हैं E2 यूनियन, कह रहे E1 यूनियन E2 अगर हम लें तो ये किसके इक्वल है, कह रहे E1 यूनियन E2, इन दोनों का अगर हम यूनियन लें तो ये किसके इक्वल होगा, ये इसके, ये जो कह रहे हैं ये हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन E2 यूनियन E2, या दूसरे लफ्ज़ों में इसने क्या किया हुआ है, E1 की ये वाली वैल्यू लिख दी है इसने, ये वाली। ठहरे, इसको मैं और ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब ये क्या कह रहे हैं हम E1 यूनियन E2 को हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अब इसने E1 की वैल्यू कौन सी लिखी है, ये वाली E1 हमने कहा ना इसके इक्वल भी है E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट। तो अब E1 की जगह, अब इस E1 की जगह वो वैल्यू लिख रहे हैं E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, ये वाली वैल्यू। हमने कहा है कि E1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसने E1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, यूनियन E2 आ गया। अब इसके बाद इसने क्या किया, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी। अच्छा, अब दोनों तरफ जब हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे E1 यूनियन E2, और इधर पूरे पे हम जब प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे अंदर इस वाली चीज़ पे E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब ये हमने लिख लिया। अब हम जब प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, अलग अलग अप्लाई करेंगे तो यूनियन प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस पर अलग अप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी, इस पर अलग, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे PE1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन की जगह प्लस आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2। अब हम यहाँ से इस कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू अलग काट लेंगे, क्योंकि जो हमारा रूल है या फार्मूला है जो हमने स्टेट किया है, बयान किया है, हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू को ख़त्म करके ये फार्मूला प्रूफ करेंगे। तो अब हमने क्या किया, अब ये देखें, ये मैंने वो एग्जांपल दोबारा लिख ली है, जो इक्वेशन 1, ये जो यहाँ पे प्रूफ कर चुका है। ठीक है, ये इक्वेशन हम प्रूफ कर चुके हैं, ये मैंने दोबारा लिखी है ये जगह। अब यहाँ पे इस जगह पे ये वैल्यू जो है, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी। देखें, E1 इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट E2 की क्या वैल्यू है यहाँ पे, इसको हम इधर अगर इसको यहाँ ही रहने दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा ना, E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, और ये इधर आके हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 माइनस, ये इधर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक हो गया, तो ये अब E1 E2 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इधर मेरे पास ये चीज़ पहले से मौजूद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब मेरा जो स्टेटमेंट है फार्मूला किस फॉर्म में है, फार्मूला मेरा देखें ये E1 यूनियन E2 की फॉर्म में है। ठीक है, यानी E1 यूनियन E2 एक साइड पे मैंने सेपरेट करना है, तो अब मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट, इसको यहाँ ही रहने दूंगी ये वाली वैल्यू को, और ये वैल्यू जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, तो ये मेरा फार्मूला प्रूव हो जाएगा। देखें, अब मैंने क्या किया, ये वैल्यू जब दूसरी साइड जाएगी तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये इधर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, तो ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 के। तो यही चीज़ मैंने प्रूफ करनी थी। ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। कह रहा है कि दिस इज आल्सो कॉल्ड जनरल रूल ऑफ एडिशन, इसे जनरल रूल ऑफ एडिशन भी कहते हैं, एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी इवेंट्स भी कहते हैं। ये आपने 5 टाइम ये लिखना है, आपने एडिशन लॉ, रूल फॉर ऑफ एडिशन या रूल ऑफ एडिशन, ये अपने 5 टाइम लिखना है और आपको ये ज़बानी आना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपको 1-2 दिन में जब कॉलेज बुलाऊंगी तो मैं इसका आपसे टेस्ट भी लूँगी। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। इफ एनी यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, अल्लाह हाफिज़।